तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे भारत में आए दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कहीं लोकसभा के चुनाव हैं तो कहीं ग्राम सभा के चुनाव हैं तो कहीं विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा 4-5 राज्यों में चुनाव होने थे, जिसमें से कुछ राज्यों में चुनाव हो गए, कुछ में चल रहे हैं। लेकिन अगर चुनावी प्रचारों की बात की जाए और जो हमारे तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक होते हैं, जब उनके कोई मैटर या कोई शब्द वायरल होते हैं तो उस पर राजनीति होती है। अब जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की बात किया जाए तो उनका एक जो है वक्तव्य है, बटोगे तो कटोगे। अब यह हाँ जी, नेक रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। देखिए या जो है भाई साहब हमारे साथ में खड़े हैं तो मैंने देखा कि सोचा कि हो सकता है हम ही तक हो, लेकिन भैया को भी पता है। क्या कहेंगे जो ये वाला डायलॉग वायरल हो रहा है योगी जी का कि बटोगे तो कटोगे, सही है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कोई डायलॉग नहीं है, ना ही ये कोई राजनीतिक एक कमेंट है। ये वो सच्चाई है जो अगर हमें आज़ादी से पहले बोली जाती तो आज जिस स्थिति में हम हैं उसमें नहीं होते। आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे से गांव में जाके पूछ लीजिए जात के बारे में। सनातन धर्म का जात से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बच्चे से पूछ के देखिए तो वो बोलेगा मैं जो है वाल्मीकि हूँ, या मैं जो है कुर्मी हूँ, या मैं कुशवाहा हूँ। आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये बच्चे के दिमाग में कहाँ से आया? मैं बड़ी साधारण सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। यही फिल्मों में दिखाया गया है, ठीक है, यही मीडिया में दिखाया गया है, यही स्कूल्स में दिखाया गया है। आरक्षण पूरा का पूरा किस चीज़ पे टिका हुआ है? जो आरक्षण है, देखिए मोदी जी सरल भाषा, योगी जी सरल भाषा में बात कर रहे हैं। मोदी जी ने भी बोला ये, ठीक है, ये लोग सरल शब्दों में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस जनता के आसपास ये है, ये जनता कोई बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल नहीं है कि उस गहराई को समझ पाए, इसलिए उन्होंने साधारण शब्दों का चयन किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अम्बेडकर जी करते थे, ठीक है। ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अब ये कैंसर बहुत तीव्र गति से भारत का जो मानवीय समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको अपनी जकड़ में ले रहा है। कैसे ले रहा है? देखिए, चाहे राहुल हो, ठीक है, आपको याद होगा एक ज़माने में नेहरू ने नारा दिया था कि हम जो है जात पात पे नहीं लड़ेंगे, और जो है गरीबी, जो है बेकारी, भूखमरी, इंदिरा का तो नारा था गरीबी हटाओ, इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, इस तरह के नारे होते थे उस टाइम पर, है कि नहीं? इस तरह के हाथ पे इस तरह के भी नारे होते थे। ये आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, मैंने तो बहुत धुंधले ये नारे सुने। ये उस टाइम पे क्यों हो रहे थे? ये उस टाइम पे इसलिए हो रहे थे क्योंकि उस टाइम पे जात की बात करने वाले ही सारे थे। उस टाइम पे जात की बात करने वाले सारे थे। तो नेहरू जी के लिए एक चुनौती थी कि लोगों को जो जात पात पे वोट मिल रहे हैं, मैं उनको जात पात पे वोट ना दिलवाकर अपने पास कैसे लाऊं। उनके लिए ये चुनौती थी उस टाइम पर। इंदिरा के लिए भी यही चुनौती थी उस टाइम पर, ठीक है। जितने भी कांग्रेस के नेता, सबके लिए यही चुनौती थी। लेकिन आज वो चुनौती नहीं है। क्यों नहीं है आज वो चुनौती? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनती है, ठीक है, या जनसंघ बनती है भारत के अंदर, जनसंघ ने कोई राजनीतिक मोर्चा नहीं संभाला था कभी भी। जनसंघ लोगों के घर घर जाती थी। किसी के गांव में बाढ़ आई हुई है, ठीक है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं किसी की बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो इस तरह के काम जनसंघ उस ज़माने से करती आ रही है। आरएसएस भी यही सब तरह के काम करती है कि नहीं है? मतलब ये सारी की सारी समाज सेवी संस्थाएं थी। और ये लोग कौन थे? चाहे वो जनसंघ के हों या बीजेपी के हों, आज ये वही लोग तो जो स्टार्टिंग में गांधी के साथ खड़े हुए थे, नेहरू के साथ खड़े हुए थे। ये सारे के सारे वही लोग थे। धीरे धीरे वहाँ से चलते यहाँ तक आ जाइए। अब ये मैंने छोटा सा बैकग्राउंड दिया आपको। आज समस्या क्या है? चाहे वो राहुल हो, चाहे वो आपका अखिलेश हो, इन सब के सामने समस्या क्या है? आज इन सब के सामने समस्या ये है, भले ही एक छोटा सा वर्ग सोशल मीडिया के आने से, ये मोदी जी के आने से सिर्फ नहीं हुआ है, सोशल मीडिया के आने से लोगों ने धर्म को पढ़ना शुरू किया, चाहे थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, लेकिन लोगों ने धर्म को पढ़ना शुरू कर दिया है। और जब लोगों ने धर्म को पढ़ना शुरू किया तो उनको समझ में आया कि यार सनातन धर्म तो कर्म आधारित है। अब लोग आपस में ही डिबेट करने लगे हैं। अब लोग जो स्कूल में पढ़ा दिया गया है, जो कॉलेज में पढ़ा दिया गया है, या जो यूपीएससी में पढ़ा दिया गया, उस पर टिक के नहीं बैठे हुए हैं। अब लोग खुद अवेयर हो रहे हैं और दूसरों को भी अवेयर कर रहे हैं। पहले के ज़माने में यदि आप जाति शब्द सुनते थे तो एक ही बात दिमाग में आती थी, हिंदू।
जबकि मुसलमानों में भी सैकड़ों जातियाँ हैं, ईसाइयों में भी सैकड़ों जातियाँ हैं, लेकिन जाति जो एक टैबू है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन लाइन है, जाति मतलब हिंदू। पूरी किताबों के अंदर ये छपा हुआ है, हिंदू धर्म मतलब जातिवाद, नारी के ऊपर अत्याचार, हिंदू धर्म मतलब मुसलमानों से दुश्मनी। ठीक है, ठीक है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जब इंदिरा सत्ता में आई उसने कम्युनिस्टों को भारत की एजुकेशन सिस्टम बेच दी, भारत ही बेच दिया। पूरे के पूरे रशियन एजेंसीज यहाँ बैठी हुई थी, वो खुद एक रशियन पपेट थी। अब बात आते हैं, आज जो योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हम कहाँ खड़े हैं पता है आपको? एक आदमी होता है जो बिल्कुल किनारे पर खड़ा होता है, कहाँ? समुद्र में डूबने के स्तर पर खड़ा हुआ होता है वो, उसको तिनके का सहारा चाहिए होता है कि किसी तरह से वो बच जाए। नैया होती है ना, तिनके का सहारा चाहिए होता है उसको। तो आज हम वहाँ खड़े हुए हैं। क्यों वहाँ खड़े हुए हैं? आपको पता होगा जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था कि वो $8 बिलियन देगा, यानी कि 800 करोड़ रुपए देगा। क्या करने के लिए? मोदी सरकार को ख़त्म करने के लिए। आपका राहुल गांधी कैम्ब्रिज में जाके क्या बोल रहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है भारत के अंदर। ठीक है, और डेमोक्रेसी की धज्जियाँ किन लोगों ने उड़ाई हैं? इन्हीं लोगों ने उड़ाई हैं। कैसे उड़ाई हैं? नेहरू के माध्यम से, इंदिरा के माध्यम से इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह ख़त्म किया और आज भी ये उसी कोशिश में लगे हुए हैं। ये संविधान के प्रतियाँ लेके क्यों घूमते रहते हैं? ये संविधान की प्रतियाँ लेके इसलिए घूमते रहते हैं क्योंकि इनको पता है ये जो 2G घोटाला कर रहे हैं, कितने भी तरह के घोटाले हैं, चाहे मोदी सरकार में भी घोटाले हुए हों, जो घोटाले करने वाले क्रिमिनल हैं उनको बचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत जो मिलती है वो संविधान से मिलती है। संविधान आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का संरक्षण करता है। कैसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों का? जैसे वक्फ बोर्ड एक्ट है हमारे पास संविधान के अंदर, ये नेहरू ने डाला, वो आपको पता ही होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मैं इसको क्रिमिनल माइंडसेट क्यों बोल रहा हूँ? मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुरान के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होगा, मुस्लिम महिला के साथ, तो उस मुस्लिम महिला को 4 पुरुष गवाह लाने पड़ेंगे कि उन्होंने उसका बलात्कार होते हुए देखा था। कोई पुरुष देखता है किसी महिला का बलात्कार होते हुए? और यदि वो महिला साबित नहीं कर पाई तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उस महिला को बदचलन साबित कर दिया जाएगा और उसको, ऐसा हमारे देश में तो नहीं हो सकता लेकिन इस्लामिक देशों में ऐसा होता है, चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा उस महिला को। ये है, इसलिए मैंने बोला क्रिमिनल माइंडसेट। मैं ऐसे ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ आपके सामने? मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही बातें अम्बेडकर जी ने अपने लेटर्स में लिखी हैं, अपनी किताबों में लिखी हैं। आप अम्बेडकर जी की पढ़ो, अगर आपको इस्लाम को समझना है आप अम्बेडकर जी पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पढ़ो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ो, अम्बेडकर जी की किताबें हैं। योगी जी ने जो कहा है ना, मैं इसको सिर्फ एक वाक़या नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ व्यवहारिक राजनीति। व्यवहारिकता क्या होती है? आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, है ना, शौचालय जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, नहाना धोना करते हैं, ये व्यवहारिकता है आपके जीवन की। खाना पीना खाना, ये सब हमारा जीवन है। तो वो जो हमें बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये जीवन को बचाने के लिए हमें बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? आपने बांग्लादेश में देखा, स्पष्ट दिखा मैं बांग्लादेश में क्या हुआ। इराक ईरान में जो हो रहा है मैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। हमास के इस्लामिक आतंकवादियों ने इजराइल में महिलाओं के साथ क्या किया? उनको ऑन रोड नंगा करके पहले बलात्कार किया, फिर अल्लाह अकबर बोला। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हैदराबाद के अंदर नसरल्ला मरता है और छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको अपने नाम तक का अर्थ पता नहीं होगा, वो कह रही हैं हर घर से नसरल्ला निकलेगा, कितने नसरल्ला मारोगा। ऐसे ही वो अजमल कसाब के उसमें कहते हैं। तो जो योगी जी कह रहे हैं ना, वो उन अंधे सेक्युलरिस्टों को जगाने की कोशिश है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जाग जाएंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी क्या है? देखिए, मान लीजिए मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है, ठीक है, मेरी हिंदू मेरी पहचान है, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं किसी स्कूल में जाता हूँ और मुझसे मेरी अध्यापिका या अध्यापक ये बोलता है कि भाई जो सेक्युलरिज्म है ना हमारा देश तो उस पर चलता है, और मैं उनसे पूछूं मैम सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, तो वो मुझसे ये कहते हैं बेटा सेक्युलरिज्म का मतलब होता है स्कूल की एनसीईआरटी की किताब के अनुसार कि जो राज्य है यानी कि जो प्रधानमंत्री है या हमारा संविधान है वो ना ही किसी भी धर्म का समर्थन करेगा और ना ही किसी भी धर्म के अगेंस्ट जाएगा। मतलब अगर किसी धर्म के अंदर मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है तब वो हस्तक्षेप जरूर करेगा। ऐसा ही होता है सेक्युलरिज्म। हमारे भारत में तो ऐसे पढ़ाया था, लेकिन वास्तविकता क्या है सेक्युलरिज्म की? जो मस्जिदों के मौलवी हैं, मौलाना है, क्या होता है? उन सबको स्टेटस है, पोजीशन है किन लोगों का? यूपीएससी सर्वेंट का। यूपीएससी सर्वेंट कौन होते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। जो हमारे कलेक्टर होते हैं या बड़े बड़े आईजी, डीआईजी होते हैं,
उनकी वाली रिस्पेक्ट दी जाती है मस्जिदों के मुल्ला मौलानाओं को, तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है? हज पे जाने के लिए करोड़ों रुपए का दान दिया जाता है। जो ईसाई लोग अपने जेरूसलम जाते हैं उनको वहाँ जाने के लिए करोड़ों रुपए का दान दिया जाता है। लेकिन यही बात जब आती है सनातन धर्म की तीर्थ यात्रा की, तो कुछ नहीं होता। सब कहते हैं हम तो सेक्युलर हैं। सही है। प्रश्न फिर घूम फिर के वहीं आता है योगी जी पर ही। योगी जी पर इसलिए आता है कि जब आगरा में योगी जी ने कहा कि जो है बटोगे तो कटोगे, वो जुम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बटोगे तो जो है कटोगे, या एक रहोगे, अनेक रहोगे तो एक, ऐसे जो कुछ भी एक रहोगे तो अनेक रहोगे। हाँ, उन्होंने कहा। इस पे जो शीर्ष नेतृत्व था बीजेपी का, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और राजनीति करने वाले कहते हैं ये चुनावी माहौल है, चुनावी समय है, इसलिए जो है शीर्ष नेतृत्व ने ना एक्शन लिया और सिर्फ हिंदुत्व को टारगेट करने के लिए ऐसा माहौल गर्म किया जा रहा है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था सेक्युलरिस्ट लोग, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? ये जो बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस। जो लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ या शीर्ष नेतृत्व है उसने कुछ नहीं कहा। देखिए, मोहन भागवत जी ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया है, मोदी जी ने भी इनडायरेक्टली बोल दिया है, ठीक है। देखिए, जो योगी जी ने बोला है ना, वो तो सिर्फ उन्होंने बोला है, हम बचपन से वो देखते आ रहे हैं, हम इस बात को आत्मसात करके बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे देश में समस्या पता है क्या है? हमारे देश की जो समस्या है, हमारे देश में आप सोशोलॉजी पढ़ लो, समाजशास्त्र पढ़ लो, उसमें एक भी भारतीय इंटेलेक्चुअल राइटर आपको नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का कोई होगा, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, 2 लाइनों में ख़त्म कर दिया जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे, उसमें कुछ नहीं है। साइंस में भारतीय पर्सपेक्टिव है ही नहीं। हमारे यहाँ जो विज्ञान पढ़ाई जाती है उसमें नहीं है। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, उसमें भारतीय पर्सपेक्टिव नहीं है। ये जो मानसिकता आ रही है कि ये केवल हिंदुत्व को टारगेट करना है, ये वहाँ से आ रही है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, आप लॉ कॉलेज में चले जाइए, आप इस तरह की किसी भी बड़ी बड़ी संस्थाओं में चले जाइए, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? हिंदुत्व के नाम पर। अभी जामिया मिलिया के अंदर पता होगा आपको क्या हुआ है? क्या बताइए क्या हुआ? मतलब जो ये थे और रंगोली थी, उसका सत्यानाश कर दिया मुसलमानों ने। मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका जिक्र भी होता हुए नहीं देखा है। बताइए कौन से चैनल ने चलाया है? अभी दिल्ली के जामिया नगर नाम का कोई इलाका है, वहाँ पर एक मोहम्मद आसिफ नाम के व्यक्ति और उसके बाप ने SHO को पीटा। SHO कौन होता है? थाना अध्यक्ष, या आप कह लीजिए SHO को एक दरोगा है कि नहीं है? SHO जो होता है वो एक दरोगा होता है, पूरे थाने का जो है मालिक है कि नहीं है? तो जो पूरे थाने के मालिक को पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं वो? देखिए, पुलिस वाले, हमने बचपन से हमने देखा, कहीं पे चुनावी रैली हो रही है, वहाँ पे भगदड़ मच गई, वहाँ पे पब्लिक पुलिस को पीट देती है कितनी बार। या तो दबंग हो, गैंग वॉर में जो माफिया लोग होते हैं वो पुलिस को पीट देते हैं। इस तरह से हम पुलिस की पिटाई देखिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके मोहल्ले में ये तो SHO है, ये तो SHO है, आपके मोहल्ले से कोई मामूली सा हवलदार या कांस्टेबल निकलेगा, आपकी हिम्मत भी होगी उससे ऊंची आवाज़ से भी बात कर लें? बताइए, आप अपने उस पर जवाब दीजिए। रिस्पेक्ट छोड़िए, रिस्पेक्ट नहीं में डर तो होता ही है क्या नहीं है? उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है, UN पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात उनके साथ पूरा का पूरा एकेडेमिया खड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी उनके साथ खड़ी हुई है। संविधान के अंदर जो पावर्स हैं वो ज़्यादातर बायस्ड है उनके लिए। किनके लिए? ईसाइयों और मुसलमानों के लिए। उनको ये हिम्मत वहाँ से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही उनको ये हिम्मत। एक छोटा सा हिजाब का मुद्दा उठता है, UN तक पहुँच जाती है बात। नुपुर शर्मा सच बोलती है कि 6 साल की आयशा से 55 साल के मोहम्मद ने विवाह किया। बीजेपी नुपुर शर्मा पे एक्शन ले लेती है, लेकिन तस्लीम रहमानी पे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता और विपक्ष भी कुछ नहीं बोलता, सब चुप होकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो माफिया है, चाहे वो मीडिया का माफिया हो, BBC जैसा, ठीक है, चाहे वो आपका एकेडेमिया का माफिया हो पूरा का पूरा, चाहे वो आपका ब्यूरोक्रेसी का माफिया हो या जुडिशल सिस्टम का माफिया हो, ये सारा का सारा उन्हीं के साथ खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि आपको पता होगा, पहले तेल जो पेट्रोल होता है उसकी कितनी हाई वैल्यू थी, अब तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। जो तेल की इकोनॉमी थी या जो ड्रग्स की इकोनॉमी थी, उसका बहुत मोटा पैसा, आपको पता होगा न्यूज़ क्लिक का जब खुलासा हुआ था क्या सामने आया था? सब कुछ सामने आ गया था कि हमारी मीडिया के अंदर क्या गेम चल रहा है, BBC क्या गेम खेलता है पूरी दुनिया के अंदर, ABC क्या गेम खेलता है। ABC कौन? अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन,
अमेरिकन जो ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन है वो है, मीडिया चैनल है, अल जज़ीरा भी यही गेम खेलता है, फ्रांस 24 भी यही गेम खेलता है, CNN भी यही गेम खेलता है, जितने भी विदेशी चैनल आपको आप उठा लो, या हमारे देश में जितने भी अंग्रेज़ी अखबार हैं उनको भी देख लो आप। ये पूरा का पूरा एक लॉबी है। जो योगी जी ने बोला है, मैं इसको सेंटेंस नहीं मानता, मैं इसको वाक्य नहीं मानता। ये वही व्यवहारिकता है, ये वही उनका व्यवहारिक व्यवहार है जो एक टाइम में अंबेडकर जी बोल रहे थे, जो एक टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे, जो एक टाइम पे आपका वीर सावरकर जी बोल रहे थे, भगत सिंह जी भी बोल रहे थे। भगत सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था, कांग्रेस स्वतंत्रता नहीं चाहती, सत्ता चाहती है। कहा था कि नहीं कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम राजनीति को या भारत की जो समाज है उसको अंग्रेज़ों के हाथ से निकल के किसी दूसरे महत्मा के लोगों के हाथों में नहीं जाने देंगे। स्वतंत्रता भारत में जब मिलेगी तो वो तब मिलेगी जब भारत का जो आम नागरिक है वो अपने देश पर स्वयं शासन करेगा। तो सब ने यही कहा, हमें ये बातें सुनने नहीं दी गई। कौन सी बातें? जो नेताजी ने कही, जो भगत सिंह जी ने कही, जो अम्बेडकर जी ने कही, सारे के सारे वो सच बोल रहे थे। हमें ये बातें सुनने नहीं दी गई। क्यों नहीं सुनने दी गई? अगर नेहरू की वास्तविकता समझाते तो उसको स्टेट्समैन कैसे बनाते हमारे दिमाग के अंदर। सही करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।